दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म ऑलरेडी इशू कर दिया है। जबकि अभी ये फॉर्म आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है, लेकिन बहुत ही जल्द ये आपका इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी लाइव हो जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को लेकर के काफ़ी सारे चेंजेस से किए गए हैं। हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन करके इसे कवर करेंगे। अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं होगी तो रिटर्न आपका गलत जा सकता है, और रिटर्न अगर आपका गलत चला गया तो हो ना हो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज का नोटिस भी आ सकता है। तो इसे जानने के लिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। RTR 1, यहाँ पे देखो असेसमेंट ईयर 2026 से 27। तो लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि ये जो ITR का न्यू फॉर्म में इशू किया गया है तो किस साल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे साफ दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 26 टू 27। इसका माने ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल है 25 टू 26 से इसके बीच का आपका जो भी इनकम है वो आपको इस फॉर्म में सबमिट करना है। आपका जो टैक्स ईयर है, न्यू टैक्स ईयर आपको पता है, अब वो आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर आपका खत्म हो चुका है। तो आपका जो टैक्स ईयर है वो अभी आपका स्टार्ट हो चुका है 26 टू 27, राइट। तो इस साल का जो रिटर्न जाएगा वो आपका नेक्स्ट टैक्स ईयर में जाएगा 27 टू 28 में आपका, राइट। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो भी इनकम फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 है उसके लिए ये फॉर्म है कि ये जो फॉर्म जो है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए। चलो ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा बीइंग ए रेसिडेंट वो आपका क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल प्लस आपका रेसिडेंट होना चाहिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है 50 लाख तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो सैलरी से उसकी इनकम होनी चाहिए, प्लस इसमें आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। पहला का क्या कानून था कि अगर किसी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी से केवल एक से अगर हो रहा था तब वो जाकर के ITR 1 को सिलेक्ट कर रहा था, राइट। लेकिन अब क्या है कि उस एक हाउस प्रॉपर्टी को बढ़ा करके 2 कर दिया गया है। पहले एक से ज्यादा होता था तो हम लोग ITR 2 को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब अगर आपका 2 है तो आप ITR 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अदर सोर्सेस, यानी कि आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जैसे कि आपका सेविंग से इंटरेस्ट आता है, आपका FD से इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और प्लस एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो आपका 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पे जो आपका जो मेजर चेंज किया गया है कि भाई साहब जो कि आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है अब वो एक की जगह 2 कर दिया गया है। अब देखिए इसी हाउस प्रॉपर्टी के बारे में एक और भी मेजर चेंज किया गया है। अगर आप ITR 1 को सिलेक्ट करते हो या फिर आप ITR 4 को सिलेक्ट करते हो, आपको पता है कि अगर आप नॉन ऑडिट में आते हैं तो आप ITR 4 को सिलेक्ट करके आप रिटर्न को डाल सकते हैं। तो उसमें भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने, द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड। अगर कोई आपका ऐसा फिगर है जो कि प्राप्त तो होना था लेकिन किसी वजह से अगर उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि आपका रेंट तो बना लेकिन सामने वाला आपका जो भी किराएदार था उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो उसे आपको वहां पे शो करना होगा। और ये आपका ITR 1 में भी होगा और आपका ITR 4 में भी होगा। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ फॉर्म में। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड। मैं मान लेता हूं कि टोटल आपका यहाँ पे 5 लाख रुपया आता है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आपका बी वाले रो में जब आप देखोगे इसे न्यू रो के तौर पे इंसर्ट किया गया है। अब मान के चलो कि 5 लाख रुपया तो बनता लेकिन 1 लाख रुपया के आपको प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका मैंने ये अब आपका ग्रॉस रिसिप्ट से आपका लेस हो जाएगा। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज जो कि हम लोग म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे करते हैं वो भी आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, अगर हम देखें तो 1,75,000 रुपया
यहाँ पर आपका ये वाला फिगर इस वाले 5 लाख से लेस हो जाएगा। चलिए दूसरा जो आपका चेंजेस है सेक्शन 80G के बारे में। अब आपको पता है कि 80G जो है वो आपका डोनेशन के बारे में बात करता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसमें आप एक क्लेम करते हो। तो यहाँ पे जो कि पुराना था ये तो आपका फॉर्मेट में था ही, राइट, लेकिन यहाँ पे अब दो और भी नए कॉलम को इंसर्ट कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था। अब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर भी देना होगा, चाहे आप यूपीआई, चेक, आईएमपीएस या फिर आरटीजीएस के थ्रू अगर आप सामने वाले को डोनेशन देते हो, और जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किया है यहाँ पे आपको उसका आईएफएससी कोड भी देना होगा। अब इसके अलावा क्या है, एक सेक्शन होता है 80G, और ये जो सेक्शन बात करता है कि अगर आपने डोनेशन दिया है लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और एक नए कॉलम को इंसर्ट किया गया है नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड उसका पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। जो भी आपका पुराना फॉर्मेट था उसमें जो भी हम लोग डिटेल दिया करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन दे रहे हैं उसके नाम के साथ साथ उसका पैन कार्ड का नंबर भी आपको वहां पे मेंशन करना होगा। अब जो इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है लेट फाइन को लेकर के। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये जो सेक्शन है 234 से आई, राइट। पहले भी आपका 234 में आपका एफ भी था, जहां के हम लोग रिटर्न को जो फाइल किया करते थे उसमें हम लोग लेट फाइन दिया करते थे, राइट। हम आपको लेके चलते हैं सीधा उस फॉर्म में जो भी आपका लेट फाइन जो लग रहा था 234 से एफ के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें 1000 भी था और प्लस 5000 भी था, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो आपका 234 आई है वो आपका रिवाइज रिटर्न के बारे में बात करता है। यानी अगर आप रिटर्न को रिवाइज करते हो तो उसके लिए भी आपको अलग से, ये तो लगेगा ही, इसके साथ साथ आपको ये वाला भी पेनल्टी लग जाएगा। तो ये किस तरीके से लगेगा मैं आपको समझा देता हूं। अब जैसे कि हम यहाँ पर ITR 1 को अगर अपलोड करते हैं तो आपको पता है कि इसका जो ड्यू डेट है वो आपका 31 जुलाई तक है, चलो ठीक है। अब अगर आप ITR 4 को अपलोड करते हो तो इसका जो ड्यू डेट है वो आपका 31 अगस्त तक है। अब जैसे क्या होता है कि अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न को फाइल कर देते हो, आपके ऊपर कुछ भी टैक्स की लायबिलिटी बने, इसमें किसी तरह का कोई आपको लेट फाइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लगता, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपने ये रिटर्न सही टाइम पे नहीं डाला तो इसका जो लास्ट डेट होता है वो आपका 31 दिसंबर तक होता है, ठीक है। अब अगर आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न डाला है तो आपको पता है कि इसमें आपका कितना फाइन लगने वाला है अकॉर्डिंग टू 234F। ये ऑलरेडी मैंने सेक्शन वहां पे आपको दिखा दिया था। अब क्या होता है कि ड्यू डेट के बाद अगर कोई ITR 1 या ITR 4 को अपलोड करता है तो अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको 1000 रुपया भी लगता है प्लस 5000 रुपया भी लगता है। तो 1000 रुपया कहाँ पे आपको लगता है, अगर आपका जो नेट इनकम है वो अप टू 5 लाख है, ठीक है, यानी 5 लाख तक है। लेकिन अगर किसी का जो कि इनकम है 5 लाख से अगर ऊपर है, एबव 5 लाख है, तो उसको 5000 रुपए का वहां पे क्या लगता है, लेट फाइन, यानी कि पेनल्टी के तौर पे वहां पे देना होता है। ये तो आपका 234 में था ही, तो आप बोले कि नया क्या है, नया है। अब ये हो सकता है कि एक बार आपने रिटर्न को फाइल किया, अब उस रिटर्न को अगर आप रिवाइज करते हो तो फिर अलग से 234 से आई के अकॉर्डिंग आपको अलग से इसका पेनल्टी लग जाएगा। इसके अलावा ITR 4 में एक और भी मेजर चेंजेस किया गया है और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी आपका पुराना था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो नया क्या चीज यहाँ पे ऐड हुआ है, तो नया आपका यहाँ पे है एक आपका इन्वेस्टमेंट जो कि पहले नहीं था, यानी कि आपका जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके बारे में अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, जबकि ये आपका ऑप्शनल है। मैंडेटरी अब आपका यहाँ पे बैलेंस विथ बैंक भी हो गया है, जो कि पहले ये आपका ऑप्शनल हुआ करता था।
यहाँ पे जो भी आइटम आपके लिए मैंडेटरी होता है वो यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जैसे यहाँ पर देखो आपका E15 है, E19 है, E20 है, E21 और E22 है, राइट। बैलेंस E21 अब ये आपका मैंडेटरी हो गया जो कि पहले नहीं था। तो मार्च क्लोजिंग में जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों बोनस के तौर पे एक और जानकारी मैं आपको शेयर कर देता हूं। अगर आप पूरे साल के काम को एक दिन में करना चाहते हैं, अगर आपका पीडीएफ में या फिर जेपीजी में परचेज का इनवॉइस है, अगर आपका एक्सेल में बैंक का स्टेटमेंट है या फिर आपका पीडीएफ में बैंक का स्टेटमेंट है, आप उसे वन टाइम में टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एआई टूल पूरे साल का काम घंटों में कर सकता है। इसके लिए बहुत ईजी है। आप tax1.vyapar.com को आप विजिट कर सकते हैं कि जो भी आपका डेटा एंट्री एक्सेल में है या फिर वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है या फिर जेपीजी में है, आप उसे टैली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी एंट्री वन टाइम में आपके टैली में डल जाएगी। साथ ही साथ जीएसटी ऑटोमेशन का काम भी आप इस एआई टूल के जरिए से कर सकते हैं। चाहे वो आपका GSTR 2A 2B का रिकंसिलेशन हो या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपको एक्शन लेना हो, सारा काम आप इसी एआई टूल के जरिए से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है, एडवोकेट है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको एक बार tax1.vyapar.com को जरूर विजिट करना चाहिए। मैं इनके वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें और इसी तरीके से इस चैनल के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।